हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम सीटेट 2012 नवंबर में आए हुए पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किसमें सहायता करना है? पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। दूसरा है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। शिक्षार्थियों को निहित भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर जो कविताएं और कहानी कथन का प्रयोग पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्या करता है? स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों में जो कविताएं और कहानियाँ होती हैं उनमें कल्पना करने की क्षमता और संसार की प्रकृति खोजने की क्षमता का विकास करता है। अगला है सहयोगात्मक अधिगम में दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। समूहों में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च नैतिक विकास। तो सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है? पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा की। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा यहाँ पर। अगला है सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अंतः संबंध, वैयक्तिक भिन्नताओं। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही होगा, क्योंकि जो सीमा है वो पाठ को कैसे सीख रही है? रट कर तुरंत सीखती है, जबकि लीना क्या है? चर्चा करके अपने मस्तिष्क पर जोर दे के पाठ को समझकर उसको याद करती है। तो यहाँ पर दोनों का जो है सीखना क्या है? अलग अलग तरीके से वो सीख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इनमें विकास जो हो रहा है किस सिद्धांत पर हो रहा है? वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत पर। यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। पहला है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। दूसरा है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। तो यहाँ पर हैजा और मियादी बुखार ये मच्छरों से नहीं फैलता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तीसरा है मलेरिया, डेंगू, हैजा, लेकिन यहाँ पर हैजा जो है वो मच्छरों से नहीं फैलता है। चौथा है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। यहाँ पर मियादी बुखार जो है वो मच्छरों से नहीं फैलता। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये तीनों मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा है नाग, जिसको कोबरा बोलते हैं, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसमें इन चारों कथनों में कौन सा कथन सही है, कौन कौन सा कथन सही है, ये हमें चुन के बताना है। तो बताइए क्या सही होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही होगा,
ए जो कह रहा है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। तो हाँ, हमारे भारत में केवल 4 ही प्रकार के जो है जहरीले सांप होते हैं। एक होता है किंग कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर और स्केल्ड वाइपर। ये 4 जो है जहरीले सांप जो है पाए जाते हैं भारत में। और दूसरा क्या है, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार। तो ये भी सही है, लेकिन सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत। तो यहाँ पर गलत है, 4 नहीं होते, 2 खोखले दांत होते हैं। तो डी, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। और डी, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती, ये भी सही है। तो ए बी डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। अच्छी गंध का, पतला, नीला, रंगीन द्रव। तो पेट्रोलियम जो है पतला नहीं होता है, गाढ़ा होता है। तो यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। बिना गंध का गाढ़ा, गहरे रंग का तरल। लेकिन गंध भी आती है, बिना गंध का गाढ़ा नहीं हो सकता, दूसरा भी गलत है। तीसरा है बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल होता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, चौथा भी गलत होगा। यहाँ पर पतला दिया है, तो पतला नहीं होता है पेट्रोलियम। तो तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि जो पेट्रोलियम होता है वो बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। अगला है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, बिल्कुल गलत। पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, ये बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन। पीसे हुए चावल के रंगीन घोल बनाकर जो है मधुबनी चित्रों को बनाया जाता है। तो चित्रकार जो है इन्हीं रंगों का उपयोग करते हैं, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। डिसलेक्सिया मुक्ता डैश की समस्या के संबंधित है। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है ये। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पढ़ने या पठन विकास से संबंधित अक्षमता है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने से। और लिखने से संबंधित क्या है, डिसग्राफिया बोला जाता है। और कैलकुलेशन मतलब गणना संबंधी अक्षमता किसको बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं इसको। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना है। प्रकरणों में अंतः निर्मित, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में, पाठ के अंत में। तो यहाँ पर दिया है, क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को कहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों में अंतर्निहित कराना चाहिए, या पुस्तक में जो है अलग अलग स्थानों में उपलब्ध कराना चाहिए, या इकाई के अंत में, या पाठ के अंत में। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा कि जो पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियाँ होती हैं वो प्रकरणों में अंतर्निहित उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला जो होगा बिल्कुल सही होगा। इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों में क्या होता है, वातावरणीय ज्ञान के विस्तार के साथ साथ उनमें जो है उत्तम नागरिकता का विकास भी किया जा सके, मतलब किया जा सकता है इससे। इसीलिए प्रकरणों में अंतर्निहित होना चाहिए अभ्यास और गतिविधियाँ। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन गलत होगा कि केवल जो है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। विशेषता किस पर ध्यान देना चाहिए, प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रयोगों के प्रति जो है उनमें सीखने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। तो प्रयोग द्वारा करके सीखेंगे तो उसके द्वारा जो ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा वो कैसा होगा, वो अस्थायी होगा और चिरकाल तक वो ज्ञान
बना रहेगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना। किस प्रकार के बच्चे हैं? प्राथमिक स्तर के। जब भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि प्राथमिक स्तर है या उच्च स्तर है, उसी को ध्यान में रखकर आप उत्तर देंगे। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है गृह कार्य, पोर्टफोलियो, योगात्मक कार्य, आवधिक परीक्षाएं। तो योगात्मक कार्य तो उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ ऐसा करना होता है आकलन। तो यहाँ पर दूसरा गलत होगा, गृह कार्य भी यहाँ पर सही नहीं होगा और आवधिक परीक्षाएं भी सही नहीं होगा। तो पोर्टफोलियो जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। पोर्टफोलियो में क्या होता है? प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उत्तम ये माना जाता है, क्योंकि बच्चों में जो आकलन है वो योजनाबद्ध होता है इसमें और पारदर्शी होता है। कहने का मतलब कि पोर्टफोलियो जो होता है उसमें विद्यार्थियों द्वारा जो किए गए कार्यकलाप होते हैं, गतिविधियां होती हैं, उनमें इसको दर्शाया जाता है, उनका ब्यौरा दिया जाता है और अभिभावकों के साथ शेयर किया जाता है। तो पोर्टफोलियो में यही होता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। क्या करता है? श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करता है और शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग करता है, क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब आप सर्व दृश्य सामग्रियों का उपयोग करके और अपनी शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा? विद्यार्थियों में उनकी इंद्रियां जो है और अधिक सक्रिय हो जाएंगी। तो इस तरह अधिगम में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला बिल्कुल सही होगा कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो इसमें से एक जो है बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शामिल नहीं है, उसी को हमको चुनना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है डैश के अलावा। शिक्षा की गुणवत्ता होना चाहिए बच्चों के विकास को आकार देने में, शिक्षा की गुणवत्ता सही होनी चाहिए, पौष्टिकता की गुणवत्ता ये भी सही होना चाहिए, संस्कृति ये भी सही होना चाहिए, शारीरिक गठन। तो बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शारीरिक गठन का ज़्यादा यहाँ पर महत्व नहीं है। तो इसी के अलावा ये जो तीनों हैं, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति, ये तीनों जो हैं ये वातावरणीय कारक हैं, ये बच्चों के विकास को आकार देने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस तरह तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि शारीरिक गठन की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों के विकास को आकार देने के लिए, उन्हें पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। अगला है कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, वैयक्तिक भिन्नताएं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। तो कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित क्या उद्देश्य है कि ज्ञान का सहसंबंध, ज्ञान को
उसके भावी जीवन से जोड़ना, और स्थानांतरण मतलब उसके ज्ञान का स्थानांतरण करना, मतलब नई चीज़ सीखने के लिए, नई संकल्पनाओं को सीखने के लिए क्या करता है, अधिगम का स्थानांतरण होता है। जो पूर्व में वो सीखा रहता है वो नई संकल्पना में जोड़कर वो नई चीज़ सीखता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ज्ञान का सह संबंध और स्थानांतरण। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का एक उद्देश्य के साथ किया गया था। तो रोहन ने क्या किया था, विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया था, और इस आयोजन का उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, बिल्कुल गलत। अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये भी गलत है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ये भी गलत है, क्योंकि विद्यार्थी तो अभी पढ़ रहे हैं तो उन्हें अभी व्यवसाय में जोड़ने की कोई बात यहाँ पर नहीं हो सकती है विज्ञान प्रदर्शनी का। तो चौथा ऑप्शन बचता है कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन जो है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य उपयुक्त हो सकता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कांसा या ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। कांसा तांबा और प्लेटिनम की मिश्र धातु है, तो ये गलत है। कांसा में तांबा और टिन होता है, प्लेटिनम नहीं होता है। कांसा एक तत्व है, ये भी गलत है, धातु है। कांसा तांबा और जस्ता, यहाँ पर जस्ता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कांसा जो होता है वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है, ये मिश्र धातु है। कांसा किसका है? तांबा और टिन का, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है कांसा। तो यहाँ पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन जो है कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। कैसा माना जाता है? सृजनात्मक। इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। अपसारी चिंतन, अनुकरण, मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जो है सृजनात्मक प्रकृति का होता है तो वह अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या करता है, वो कई तरीके से सीखता है, कई तरीके से सोचता है कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका सही होगा। तो इस प्रकार के समस्या को सॉल्व करने के लिए सोचा गया जो तरीका होता है, चिंतन जो होता है, उसको अपसारी चिंतन कहते हैं। मतलब एक चीज़ को करने के लिए कई तरीकों से सोचना, वो क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन होता है। और ये किस प्रकार के व्यक्ति करते हैं? जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं या सृजनात्मक बालक होते हैं या सृजनात्मक शिक्षार्थी होते हैं, तो वे अपसारी चिंतन वाले होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अल बुरुनी जिस देश से आया उसका नाम है। पहला है उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ओमान, बांग्लादेश। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था अल बुरुनी? उज्बेकिस्तान से आया था। ये महमूद गजनवी के साथ आया था, ये भी आपको याद रखना है। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। ये एक प्रसिद्ध क्या था? इतिहासकार था। अगला है नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। स्टेशन का नाम पहला है सूरत,
पहुंचने का समय 16:15, प्रस्थान का समय 16:20, दूरी 530 पहला दिन, फिर बलसाड़, फिर भिवंडी रोड, फिर मड़गांव, फिर दूसरे दिन में यह पहुंच जाता है मड़गांव। उपरोक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय है। तो बीच की दूरी पूछा है और ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय। अब देखते हैं, सूरत से जब प्रस्थान किया था 16:15 ट्रेन जो पहुंचा था सूरत का 16:15 पे पहुंचा था, लेकिन प्रस्थान कब किया 16:20 पर। दूरी 530 किलोमीटर। यहाँ पर दूरी जो है 530 है। इस सूरत से बलसाड़ की दूरी कितनी है 598। फिर भिवंडी रोड 772 है। फिर मडगांव जो है वो 1509 है किलोमीटर है। कहाँ से? सूरत से। अगर हमें दूरी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो सूरत से मडगांव की दूरी है उसको हमें घटाना पड़ेगा 530 उसमें से, क्योंकि ये 530 जो ट्रेन है जहाँ से चली होगी और सूरत आके पहुँची है वहाँ की दूरी हमें घटाना है, क्योंकि हमें निकालना है सूरत से मडगांव की दूरी। तो जहाँ से ट्रेन चली है और सूरत पहुँची है उनके बीच की दूरी कितनी है 530, और सूरत से मडगांव के बीच जो दूरी कितना दिखा रहा है, सूरत से मडगांव के बीच की दूरी नहीं है, ट्रेन जहाँ से चली है और मडगांव पहुँचने का बीच का समय क्या है के बीच की दूरी क्या है 1509 है। तो 1509 में अगर हम 530 घटा देंगे तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी, सूरत और मडगांव के बीच की दूरी। तो 1509 में 530 घटाते हैं, 1509 530, 9 यहाँ पे आ गया, 10 में 3 गया 7, 14 में 5 गया 9, 979 किलोमीटर। तो दो ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तीसरा और चौथा ऑप्शन में। तो पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। अब टाइम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सूरत से जो है टाइम निकालना है मडगांव तक का। तो यहाँ प्रस्थान का समय हम देखेंगे 16:20 पर, 16 से 20 से 17:25 कितना हुआ 1 घंटा 5 मिनट। कितना 1 घंटा 5 मिनट, क्योंकि 16:20 से 17:20 1 घंटा और 5 मिनट एक्स्ट्रा है, 1 घंटा 5 मिनट यहाँ होगा इन दोनों के बीच। फिर 17:25 से 21:20, 7 4 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है 20 है तो 5 घट जाएगा, 3 घंटा 55 मिनट। कितना होगा 55 मिनट, 3 घंटा 55 मिनट। फिर ये 7 21 20 से 7:45, तो ये दूसरे दिन में चला जा रहा है। अभी तक पहला ही दिन चल रहा था, अब दूसरे दिन में जा रहा है। तो 21 20 से लेकर 7:45 तक कितना समय हो जाएगा, अगर हम जोड़ें 7:20 तक,
7:20 तक अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 घंटे हो जाएंगे। कितने? 10 घंटे। 10 घंटे यहाँ पर मिलेंगे। और फिर हमने 7:20 लिया था, तो 7:20 और +20 तो तब 7:45 होगा। सॉरी, 7:20 और +25 तब 7:45 होगा। तो यहाँ पर 10 घंटा 25 मिनट होगा समय। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 55 और 5 60, 1 घंटा यहाँ पर है, यहाँ पर 1 घंटा मिल जा रहा है। एक घंटा यहाँ पर उधार हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 25, 1 2 3 2 5 और एक ये 15 घंटा 25 मिनट यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर कहीं गलती हुआ है, 15 घंटा 15 मिनट दिखाना चाहिए। इसको सही से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर तीसरा सही होगा। 979 किलोमीटर आप निकाले थे और 15 घंटे 15 मिनट यहाँ पर होगा। अगला है, एक पब्लिक स्कूल विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, सतत और व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर जो है समावेशी शिक्षा होगा। ये समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल हैं। कुछ शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चे हैं। ये बच्चे क्या अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। तो ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा को निरूपित कर रहा है। घर्षण की घर्षण की चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। हम फर्श पर अपने पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। यहाँ पर पहला सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। यहाँ पर सी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर फेंकी हुई कोई वस्तु जो है नीचे घर्षण के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस आती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ए बी डी यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ए बी और डी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है और एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में इतने घंटों का समय लगता है। तो यह हम पढ़ा चुके हैं, इसको हम बताए भी हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा।
एक पश्मीना शॉल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में 250 घंटे का समय लगता है। अगला है सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना। यहाँ पर दूसरा सही है, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना, क्योंकि सरिता की शिक्षिका क्या कर रही हैं? विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल कर रही हैं, जैसे समूह चर्चा, सामूहिक परियोजना आदि। इससे शिक्षिका सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने का आयाम अनुगमन कर रही है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेफेंथीज एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ये भी हम पढ़ा चुके हैं। तो ये मेघालय में पाया जाता है। भारत के मेघालय में और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। नेफेंथीज कीटभक्षी पौधा होता है। तो ये क्यों खाते हैं कीटभक्षी पौधे? ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। अगला है उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ग्रीस, कोयला, पेट्रोल, पैराफिन, मोम। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रीस जो है, यहाँ पर पेट्रोल जो है वो क्या है? तरल है, लेकिन और सब यहाँ पर जो है ठोस ईंधन है। ये ठोस ईंधन है। पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला ठोस ईंधन है, लेकिन पेट्रोल जो है वो तरल ईंधन है, इसलिए ये भिन्न होगा यहाँ पर। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, और ये बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है ये प्रसिद्ध है। वहाँ पर लीची का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है, और ये इनका सबसे अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालन का, अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन है, अक्टूबर से दिसंबर। एक ही तरह के फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा किसी विशेष फल के उपयोगी बन जाती है, गलत। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, गलत। उर्वरा बन जाती है, गलत। बंजर हो जाती है। तो एक ही तरह की फसल अगर हम बार बार उगाएंगे तो और उसमें बहुत सारे रसायन का उपयोग करेंगे तो मृदा कैसी बन जाती है? वो बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है? बंजर बन जाती है धीरे धीरे। तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। कहाँ का? लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। पहला है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने की दीवारें, लकड़ी के फर्श। तो यहाँ पर पहला लिखा है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छतें। तो छतें जो है ढालू बनाई जाती हैं, जिससे जो बर्फ़ है वो सब नीचे गिर जाए, रुके ना छत पर। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये भी सही है। पत्थर, मिट्टी और चूने की दीवारें बनाई जाती हैं, तो ये गलत है, यहाँ पर मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। और लकड़ी के फर्श लकड़ी के होते हैं। यहाँ पर ए, बी, डी ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ए, बी, डी। अगला है तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? उस स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में, गलत। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग, ये भी गलत है। पुरानी झीलें
पुनर्निर्मित करने में, विशेष रूप से सक्षम बालकों की सीखने के लिए। ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तरुण भारत संघ, ये हम बता चुके हैं। ये तरुण भारत संघ जो है एक संस्था है जो पुरानी झीलों को पुनर्निर्माण करती है और पानी की समस्या को दूर करती है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 1975 में जो है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अग्नि पीड़ितों की सहायता के लिए गठित यह संस्था पिछले 35 वर्षों से वीरान गांव में हरियाली वापस लौटाने में लगी हुई है। तो ये है तरुण भारत संघ। कहाँ का है? राजस्थान का। अब हम आते हैं हिंदी के क्वेश्चन में कुछ। आप कर लीजिएगा, उसके अलावा हम बता देते हैं। यहाँ पर कुछ जो पढ़ने लायक है उसको हम बता देते हैं। काले बादल में रहती है चांद की रेखा में कौन सा अलंकार है? काले बादल में रहती चांदी की रेखा, यहाँ पर जो है दूसरा जो है श्लेष अलंकार होगा। इसमें क्या होगा? श्लेष अलंकार है। चांदी की रेखा के यहाँ पर दो अर्थ है, एक होता है एक बिजली और दूसरा बादल, इसी वजह से यहाँ पर श्लेष अलंकार कहा गया है। तो काले बादल रहती चांदी की रेखा, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। निम्न से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घन, पयोधर, जलज, जलद। तो यहाँ पर है वो कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। यही पूछा है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो घन, पयोधर, जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची, लेकिन जलज जो है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है परतंत्रता, पराधीनता, परतंत्र, गुलाम। तो दूसरा यहाँ पर सही है, इसका विलोम स्वतंत्रता का पराधीनता। क्या होता है स्वतंत्रता का? पराधीनता। अगला देखते हैं, इसमें देखते हैं कुछ व्याकरण से संबंधित कुछ ऐसा है देखने लायक। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्मीय, परमात्मा, उपसर्ग। उपसर्ग की बात कही गई है कि आत्म उपसर्ग किस में नहीं है? आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, आत्मीय, परमात्मा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है परमात्मा में जो है आत्म यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। शताब्दी का उदाहरण शताब्दी यहाँ पर जो है द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास, क्योंकि संख्या वाची यहाँ पर है 100 शताब्दी। 100 सालों के समूह को क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द आया, शब्दांश है यहाँ पे शताब्दी में, तो ये द्विगु समास होगा। निम्न कौन सी संज्ञा का उदाहरण नहीं है? अनुशासन, आत्मनिर्भरता, अनुशासित, स्वावलंब। तो कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर दूसरा है अनुशासित। ये विशेषण शब्द है अनुशासित, और अन्य जो है ये सभी क्या है? वो संज्ञा है। ये क्या है? अनुशासित, ये विशेषण शब्द है। उपयोगी शब्द का विलोम है अनुपयोगी, उपयोगिता, उपयोगी, अनुपयोगी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, उपयोगी का अनुपयोगी होगा। अब आते हैं पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन आ गया। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना,
अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। तो यहाँ पर आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि क्या सही ऑप्शन होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यही होता है भाषा सीखने सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों की भाषा प्रयोग का अवसर देना। अगर हम बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर देंगे तो उसमें जो है अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होगा, मतलब वो भाषा के माध्यम से अपने विचारों को सही तरीके से प्रकट कर पाएंगे या अभिव्यक्त कर पाएंगे दूसरों के सामने, अगर हम उन्हें भाषा प्रयोग का अवसर प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, गलत। केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, गलत। केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो भाषा का प्रयोग कैसा होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला है, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे अपने मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उनकी जो विचार हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वो दब जाएंगी अगर हम उन्हें मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग करने से रोकेंगे। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें, ये भी गलत। बच्चे सवालों में बधे बधाए जवाब दें, ये भी गलत है। सॉरी, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लिखा है कि बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें, तो यही अपेक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को बांध कर रखा जाए और कहा जाए कि आप बस इसी क्षेत्र से आप जो है बात कर सकते हैं या इसी क्षेत्र से आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, इसके बाहर आप नहीं पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से उनमें जो है बौद्धिक विकास नहीं होगा और वातावरण की समझ उनमें विकसित नहीं होगी। तो इसलिए बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए भाषा की कक्षा में एक शिक्षक की क्या अपेक्षा रहती है बच्चों से कि बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें, मतलब कह सकते हैं कि रटे रटाए या पहले से जो पता हो उन्हें जो है नए तरीके से जवाब दें, सोच समझ कर जवाब दें। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि सरल भाषा का परिवेश कराया जाए। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, गलत। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ये बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव कहा गया है यहाँ पर कि बच्चों में अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका क्या मतलब है कि बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, तभी जो है वो भाषा अर्जित करने में सक्षम होंगे। अगर उनका परिवेश क्या होगा, भाषिक दृष्टि से समृद्ध होगा उनका परिवेश। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है। तो एकमात्र संस्थान गलत है। अभ्यासपरक ही होने चाहिए, ये भी गलत है। जहाँ पर कंडीशन आ गया जैसे अभ्यासपरक ही होने चाहिए या केवल होने चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल तुरंत वहाँ पर आप गलत कर दीजिए, वहाँ पर वो सही नहीं हो सकता। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? एक साधन है। चौथा एक साध्य है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, साधन है। तो पाठ्य पुस्तकें क्या है? भाषा की साधन है।
भाषा को सीखने का एक माध्यम है पाठ्य पुस्तकें। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पोर्टफोलियो पे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो पोर्टफोलियो को आप एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पर शिक्षण शास्त्र से संबंधित आप पर्यावरण में पढ़ लीजिएगा, तो उसमें पोर्टफोलियो भी होगा, उससे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो बच्चों में भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना क्या कहलाता है? किस में रखा जाता है? पोर्टफोलियो में रखा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है, बाधक है। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही होगा, साधक है। पत्र पत्रिकाएं क्या है भाषा सीखने में? साधक है, बाधक नहीं है। बड़ों के पढ़ने की वस्तु, केवल बड़े ही नहीं पढ़ सकते हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देते हैं, ये भी गलत है। तो साधक है यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख, लिखित परीक्षा। तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्न पूछना। बच्चों से क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए और पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए। तो ये दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तकें, भाषा का शिक्षक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का जो है विभिन्न रूप। तो भाषा का अगर विभिन्न रूप का प्रयोग होगा तो उनका जो है उनमें सृजनात्मक विकास होगा, उन्हें भाषा के प्रति जो है मदद मिलेगी। अगर कोई दूसरी भाषा अगर सीखेगा तो पहली भाषा जो सीखा रहेगा उससे मदद उसे मिलेगी नई भाषा को सीखने में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियाँ बिल्कुल ना करना। तो ऐसा गलत है कि अगर बच्चा या कोई व्यक्ति भाषा सीख रहा होता है तो त्रुटियाँ जरूर करता है। बिना त्रुटियाँ किए जो है कोई तुरंत नहीं सीख सकता। तो कोई बिल्कुल मतलब त्रुटि जो है वो जरूर होगा भाषा सीखते समय। दूसरा है भाषा के बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, गलत। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, गलत। निजी व्यवहारों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। अगला है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। भाषा सीखने, सिखाने और आकलन के तरीके हैं। केवल शिक्षण पद्धति है, गलत। केवल आया यहाँ पर। केवल साहित्यिक गतिविधि, ये भी गलत है। तो जब भी केवल करके दिया रहे ऑप्शन में तो वो समझ जाइए कि वो गलत ही होगा। 99% चांस है वो ऑप्शन गलत होगा। जब भी कंडीशन आ जाए कि केवल या यही, तो इस टाइप के अगर ऑप्शन है तो वो नेगेटिव में होते हैं ऑप्शन, वो जरूर गलत होंगे। तो प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सभी भाषा सीखने, सिखाने और आकलन के तरीके हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, भाषा सीखने, सिखाने और आकलन के तरीके। अगला है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा
के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। यहाँ पर केवल मानक भाषा आ गया तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग हुआ है तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित, यहाँ पर वर्जित आ गया है तो मातृभाषा का प्रयोग कभी भी वर्जित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन है कि बच्चों की मातृभाषा का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, स्थान देना चाहिए और उसके साथ साथ मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो ये यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना रहता है। बस क्वेश्चन को पढ़ते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका जवाब जो है आसानी से आ जाता है। बस आपको देखना रहता है कि कौन सा विकल्प जो है 100% जो है पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो उसी को हमको चूज़ करना होता है। भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो केवल निबंधों के माध्यम से ही नहीं आंका जा सकता है भाषा के व्याकरण को। संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना, यहाँ पर भी गलत है। केवल वस्तुनिष्ठ यहाँ पर आया, केवल लघुतर आया, यहाँ भी गलत है। और निबंधात्मक, केवल निबंधात्मक माध्यम से नहीं आंका जाना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, जिससे उनमें व्याकरण की समझ को जो है विकसित किया जा सके। अगर जो संदर्भपरक प्रश्न जो होंगे व्याकरण से संबंधित होंगे तब भाषा के व्याकरण की समझ उनमें विकसित होगी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन पर्यावरण के और 30 क्वेश्चन जो है हिंदी के थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।